मैं डॉक्टर नेहा सक्सेना एनवायरमेंट कमेटी एवं जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कुल सचिव स्वामी विवेकानंद सुभारती, मेजर जनरल जी.के. थपलियाल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल जोशी एवं अन्य अतिथिगण, सभी अध्यापक एवं विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उस पर 5 रण होते हैं। उनमें से एक होता है मनुष्य रण, जो हमें मरने से पहले चुका देना चाहिए, वरना हमें मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य रण यानी कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जिसने भी हमारी कभी किसी मदद की हो, उसका एक ऋण हमारे ऊपर होता है, जो हम समाज के उत्थान में योगदान देकर चुका सकते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहा जाए कि हम सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज के कल्याण में अपना योगदान देना चाहिए। जो कुछ नहीं देते उन्हें समाज से कुछ मांगने का अधिकार भी नहीं होता। हम मांगते तो बहुत कुछ हैं पर देना भूल जाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण को समर्पित कर दिया। पद्म भूषण से अलंकार से सम्मानित हेस्को के प्रमुख संस्थापक, देश के जाने माने पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल जोशी जी। प्रगति से प्रकृति के बीच प्रकृति को बचाने के संकल्प को लेकर डॉक्टर अनिल जोशी जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मुंबई से देहरादून तक के लिए 1 साल की यात्रा शुरू की थी। उनके इसी सफ़र के दौरान हमें उनका स्वागत एवं सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर अनिल जोशी जी, आप हमारे लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। 67 साल की उम्र में आपके अंदर जो जोश है, जो कष्ट गुजरने का जो जज्बा है, जो ना बुझ सकने वाली लौ है, उसकी तपिश इस युवा पीढ़ी को चाहिए। डॉक्टर अनिल जोशी जी, आपको सत नमन। अब मैं कुलपति महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर अनिल जोशी जी को पौधार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं एनवायरमेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश रोहेला जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे कुलपति महोदय मेजर जनरल जी.के. थपलियाल जी का पौधार्पण कर स्वागत करें। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर के शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे कुलपति डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी का पौधार्पण कर उनका स्वागत करें। तालियां प्लीज। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर संचित प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वे जर्नलिज्म एवं मास कॉम के डीन प्रोफेसर सुभाष चंद्र थलेड़ी जी का पौधार्पण कर स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल जोशी जी का परिचय देने के लिए जर्नलिज्म एवं मास कॉम के डीन प्रोफेसर सुभाष चंद्र थलेड़ी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद नेहा जी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और आकर्षण के केंद्र देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मेजर जनरल जी.के. थपलियाल साहब, हमारे विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अभय गौड़ा जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न संकायों के प्रतिनिधि छात्र, साइकिल यात्रा में जो चल रहे पिछले 1 महीने से डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के साथ चल रहे हैं प्रतिनिधि, यंग और विश्वविद्यालय के जो फैकल्टीज़ हैं, आपको मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का परिचय मुझे देना ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज को मैं दिया दिखाऊं, क्योंकि वो इतने विशाल व्यक्तित्व हैं और आप उनके बारे में कहीं भी किसी भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख और पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने सब उनका परिचय प्रस्तुत करूंगा कि जो थोड़ा इतर हो। आपने राजकुमार सिद्धार्थ का नाम सुना होगा, और हमारा विश्वविद्यालय बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट करता है और बुद्धिस्ट स्टडीज़ के यहाँ केंद्र है और उनके आदर्शों पर स्थापित है। जिस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर और जंगल में चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रोफेसर जोशी भी उसी प्रकार उस अपने युवा अवस्था में, जबकि वो प्रोफेसर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर थे, और उन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि देकर जन सेवा का व्रत ले लिया। ये कितना बड़ा उनका एक समर्पण, त्याग और एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वे जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए वे आगे आए और समाज को एक जन चेतना का काम किया। प्रोफेसर जोशी का एक बहुत बड़ा योगदान है ग्रामीण प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नए नए इनोवेशंस होते हैं उनको प्रमोट कर आम जनजीवन के लिए उसको सुलभ करना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में पूरे समाज को जागृत करने का, और यही कारण है कि आज उनको नीति आयोग तक उनके परामर्श लेता है। ये बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी को से निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय उपस्थित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, उनके साथ साइकिल यात्रा कर रहे सभी ऊर्जावान नवयुवक जो मुंबई से देहरादून की साइकिल यात्रा पे चल रहे हैं, हमारी मंच पे आसीन प्रो वाइस चांसलर और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुभाष थिलेडी, और हमारी पर्यावरण सोसाइटी के सभी मेंबर डॉक्टर मुकेश रोहेला के लीडरशिप में, और यहाँ पे सभी फैकल्टी मेंबर्स, उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे छात्रों, आज ये एक परम सौभाग्य का दिन है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए कि हमारे इस प्रांगण में एक पर्यावृत, जैसे कि आपने उनके बारे में अभी डॉक्टर सुभाष थिलेडी से सुना कि वो केवल एक प्रांतीय या राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं काम कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे काम कर रहे हैं, और उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में पर्यावरण के क्षेत्र में सभी को मालूम है। हम उनसे क्या हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और वो क्या शिक्षा, किस तरह का मैसेज पब्लिक में दे रहे हैं, इस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, और वो मैसेज क्या है इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। और आज जब वो स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए, मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को एक बताना चाहूँगा कि भले ही यहाँ पे संख्या बहुत कम नज़र आ रही हो छात्रों की, लेकिन यहाँ पे जो एक छात्र है वो हर फैकल्टी को रिप्रेजेंट करता है, और ये छात्र आपके मैसेज को ज़रूर आगे पहुँचाएंगे और आगे तक पहुँचता रहेगा। ये मैं पूरी आपको संत देता हूँ कि ये छात्र इस काम को करेंगे, और ये बुलाए नहीं गए हैं, ये अपनी इच्छा से आपको सुनने के लिए आए हैं और आपके मैसेज को दूर दूर तक पहुँचाने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से, स्वामी विवेकानंद सुभारती परिवार की तरफ से मैं
आपका अभिनंदन करता हूं और स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय से मुझे ये भी पता है कि आप समय का पालन किस तरह से करते हैं। एग्जैक्टली 9 बजे उन्होंने स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी को एंटर करना था उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और एग्जैक्ट 9 बजे उन्होंने एंटर किया। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। एक हर चीज़ के लिए समय की पाबंदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत बात करते हैं जीडीपी की, लेकिन उन्होंने एक वर्ड निकाला जीईपी। यदि हमारी जीईपी ठीक नहीं है और जीडीपी बढ़ती जा रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज हमारा भारतवर्ष पृथ्वी के विकास में देखें तो सबसे नया जमीन है हमारी, हिमालय सबसे नया है, द लेटेस्ट, सबसे उपजाऊ पूरा एरिया है। यदि आप इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया से करें, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बहुत पुरानी ज़मीन है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2/3 एरिया रहने लायक नहीं होता है। केवल 1/3 और इवन 1/3 से भी नीचे केवल कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं। पूरा का पूरा एरिया बंजर और रेगिस्तान है। तो क्या ये सिचुएशन हमारी नहीं आ सकती? ये भी हमारे साथ संभव है कि हम भी इस तरह से आज नहीं तो 100 साल 1000 साल के बाद हमारी भी यही हाल होगा। हमारी पृथ्वी का पूरा हाल यही होगा कि ये रहने लायक नहीं बचेगी। तो इस चीज़ को आप लोगों तक, मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने जो एक कदम रखा है, इनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुभारती की तरफ से, और उनसे आश्वासन देते हैं कि सुभारती परिवार, सुभारती यूनिवर्सिटी, हम देहरादून में भी हैं और मेरठ में भी हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इन्वायरमेंट। और आप हमारे एरिया को देखें तो आपको लगेगा कि वो सही है या गलत है जो मेरा स्टेटमेंट है। हम अपनी ऊर्जा को, मैक्सिमम ऊर्जा को अभी सोलर से कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, ग्रीन एनर्जी पे विश्वास करते हैं, और ये मैसेज आप ज़रूर पहुंचाइए बाहर तक भी। एक विश्वविद्यालय जब इस तरह से कर सकता है तो बाकी विश्वविद्यालय, बाकी संस्थाएं क्यों नहीं इस तरह का काम कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं और आपको स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। जय हिंद। कुलपति महोदय जी, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि पद्म भूषण अलंकृत डॉक्टर अनिल जोशी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी और उनसे उनके प्रयासों और उनके जीवन के अनुभवों के बारे में कुछ शब्द बोलने का अनुरोध करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। मैं आज इस निमंत्रण के लिए मित्र मेरे सुभाष थलेडी जी और हमारे जनरल साहब, वाइस चांसलर थपलियाल जी और सुभारती के तमाम प्रोफेसर, विद्यार्थी, और इस अद्भुत स्वागत के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसका नाम है सुभारती। अच्छा नाम अच्छा चरित्र भी बनाता है, प्रायः ऐसा होता है। तो उसी में कहीं आप खरे भी उतरे हैं। जैसे आपने कहा, प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपने तमाम तरह के जो स्थानीय प्रयोग किए हैं उनका अपना महत्व है। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। हमने पूरे देश की जो ये यात्रा की है, इस तमाम यात्रा और इससे पहले भी 2 बड़ी यात्राएं की थी, उसमें एक ही निचोड़ था
और जो समझ में आया था कि अब अगर कुछ बदल सकता है और बदला जा सकता है तो शायद उसका सबसे बड़ा माध्यम इस देश के शिक्षण संस्थान ही हो सकते हैं। और वो शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, प्राथमिक छोटे विद्यालयों से सबसे जुड़े होने चाहिए, क्योंकि दुनिया की 18% भूमि हमने खत्म कर दी है और इस पृथ्वी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है, वो चाहे समुद्र हो और चाहे वो हिमखंड हो, दुनिया के आर्कटिक हो, अंटार्कटिका हो, दुनिया का कोई भी, पैसिफिक सी हो, हिंद सागर हो, कैस्पियन सीज हो, ऐसी कोई भी दुनिया में अब जगह नहीं बची। और उनके बीच में जो पृथ्वी बसी है, जहाँ पे प्रकृति अब खिलखिलाती हो, हमने सब कुछ लील लिया। जनरल साहब ने कहा, बड़ा सत्य है, ये मनुष्य के लिए पृथ्वी नहीं है बल्कि ये सभी अन्य जीवों के लिए भी थी, और अन्य जीवों ने अपने दायित्वों को हर तरह से बेहतर समझा और हमेशा अपना घोंसला हो, अपनी छोटी सी रहने की जगह हो, उसे स्वच्छ और साफ रखा। ये मनुष्य ही था जिसने अपना घर तो साफ रखने की कोशिश की, लेकिन बाकी हिस्से से उसे कोई मतलब नहीं था। मनुष्य ही था जिसने 4 बार नहाने की भी सोची और अपने लिए कपड़े बदलने एक मुहिम बना लिया, चाहे जूते हो चाहे कपड़े हो, अपने को ठीक रखना। पर उसके चारों तरफ जो कुछ बीत रहा है, गुजर रहा है, उसके प्रति ये मनुष्य था जो बड़ा स्वयं पर केंद्रित रहा और इसकी संख्या बढ़ती चली गई। और इस तरह से एक ऐसे समाज आज हमारे बीच में आ गया, वो एक ऐसी सभ्यता ने जन्म ले लिया जो भोगवादी सभ्यता थी। और दुर्भाग्य ये था कि इस भोगवादी सभ्यता को सपोर्ट करने के लिए बाकी का सिस्टम आ गया। विज्ञान ने भी वही चमत्कार करने शुरू किए जिसे बेचा जा सकता हो, खरीदा जा सकता हो। प्रकृति के विज्ञान को हमने दरकिनार कर दिया और भोगवादी सभ्यता और उससे जुड़े विज्ञान को हमने प्राथमिकता दे दी। दुष्परिणाम सामने है। प्राणवायु को अब दम घोटू कहा जाता है। दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी है, उसे गैस चैम्बर कहा जाता है। हरियाणा, पंजाब जो फूड सॉसर है इस देश का, उसकी मिट्टी को जहरीली बना दिया गया है। तो आप तय करिए कि जब आपने अपने चारों तरफ की हालातों को गंभीर कर दिया हो, कोई नदी नदी नहीं कहने लायक रह चुकी। नदी की परिभाषा कल कल, उसकी आवाज़, जल जल बहता पानी। और नदी और पानी के बारे में हमेशा कहा जाता है, जब आपका मन विचलित हो तो आप एक नदी के सामने चले जाएं, वो आपको शिक्षा देती है, चलते जाओ, स्पष्ट रहो, साफ रहो। लेकिन आज की नदियों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप और विचलित हो जाएंगे। नदियां मार दी, पानी को मार दिया, मिट्टी खत्म कर दी, हवा दम घोटू कर दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। हम इनको मशीन बनाना चाहते हैं कि ये भी जाके और फिर नौकरियां ढूंढें और फिर हम दम भरें
कि हमारे बच्चे 90% मार्क्स में हैं और उस जगह वो पैकेज मिल गया है, उसी में हम इटलाते हैं। हम उनके 90%, 60%, 70% के नंबरों के प्रति बहुत अपने चित्त को प्रसन्न मानते हैं, मन को मानते हैं कि हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन वहीं उस तरफ हमारे देश की हवा कितनी प्रतिशत मैली हो चुकी, 60%, 70% क्या पीएम वैल्यूज़ चली गई, पानी का कॉलीफॉर्म का प्रतिशत कितना है, मिट्टी कितनी प्रतिशत जहरीली चली गई, कोई मतलब नहीं। तो आपको और हमको क्या लगता है, हम किस देश को और आने वाली पीढ़ी को कैसे बन पाएंगे? यही कल हमको सबसे बड़ा दोषी मानेंगे कि हमें सब तरह की शिक्षा दी गई, लेकिन इससे अछूता रखा गया जो जीवन का सबसे बड़ा मूल्य था। जीवन के स्तंभ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं सुभारती आने का मुझे सुअवसर मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लीडर के रूप में जनरल साहब, आपने देश की रक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज देश प्रकृति और पर्यावरण की दृष्टि से असुरक्षित हो चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय रपट के आधार पे भी, और मैं भी जो इस विज्ञान से जुड़ा हूँ, अपने देश में अभी 50 से 60% संभावनाएं हैं हम वापस आ सकते हैं। पर सारी दुनिया की दृष्टि से मैं बता दूं, जो खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय, हार्डली 10% वापसी की संभावना है। हमने इतनी दुनिया बिगाड़ दी है। अब अगर हम इस देश में 50 से 60% के बीच में हैं, और जनरल साहब आप इस विश्वविद्यालय, जिसका नाम सुभारती है, सु भी है और भारत भी है, तो आपके एक सीधा बड़ा दायित्व तो बन जाता है कि आप एक ऐसा प्रयोग साधें, आप एक ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जिसमें लॉ है, मेडिकल साइंस भी है, और आपकी इंजीनियरिंग भी है, तो रेगुलर एजुकेशन भी है। जिस तरह से 4 स्तंभ जीवन के हैं, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, आपके पास भी 4 स्तंभ हैं। एक मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेटिव, आपने कहा कि यहाँ पे सबके प्रतिनिधि हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधि इस बात पर केंद्रित होकर बताए कि इस बदलते पर्यावरण और प्रकृति से शरीर में होने वाली हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एम्स की रिपोर्ट है, 16% दिल्ली में बच्चे अस्थमा के शिकार हो चुके हैं, और बाकी के रास्ते लगे हैं। और अस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो फिर जीवन में कभी ठीक होने के उसको अवसर प्राप्त नहीं होते। तो आपका कॉलेज है, करिए ना, आप जहाँ बैठे हैं, जिस एनवायरनमेंट, जिस इकोसिस्टम में, उसमें एक अध्ययन इनसे तय करिए। एक अध्ययन आप उन जो इस देश के एनवायरमेंटल लॉ है वो क्या परमिट करते हैं और क्या परमिट नहीं करते, उस पर भी विवेचना कर दें। क्या इस देश के अधिकार और कर्तव्य जो हमारे लॉ हैं उसमें हम कितना खरा उतर रहे हैं, और अगर एक प्रदूषण है उसका दोषी किसे माना जाए, वो आपके लॉ क्या बोलता है, एनवायरमेंटल लॉ और लॉ एज सच। और अगर आपके दूसरे विज्ञान हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते होंगे, मैकेनिकल पढ़ाते होंगे,
या अन्य जो भी विज्ञान आप पढ़ाते हैं, उनका आज प्रकृति के सुधारने में या बिगाड़ने में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एक बड़ी भूमिका है प्रकृति को दूषित करने में। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि क्या आप एक ऐसे सिलेबस जो इस देश में कहीं नहीं है, जो प्रकृति के शिक्षा का बड़ा हिस्सा बने, और जो कुछ भी ABCD क ख ग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉ आप इस सुभारती विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अलावा आप उनको प्रकृति की शिक्षा भी दे देंगे तो आप अनोखे होंगे और अलग होंगे। ये अच्छी बात है कि आपने अपने चारों तरफ अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर रखा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही बच्चे देश के अन्य कोनों में जाएंगे। तो अगर यहाँ से एक प्रकृति की शिक्षा जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ का हिस्सा भी हो, अधिकार और कर्तव्यों का, हेल्थ का ये हिस्सा हो कि ये हालात होंगे तो क्या भविष्य होगा उनका, टेक्नोलॉजी साइंस की दिशा क्या है, वो कितनी इकोलॉजी इंक्लूसिव है, उसका हिस्सा। तो अगर आप एक ऐसे सबका एक ग्रुप बना लें, कोऑर्डिनेशन कर लें और एक ऐसा प्रयोग करें जिसको कि देख करके समझ करके और भी लोग आगे आ जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा। क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे जनरल साहब, आई प्रॉमिस, मेरे मित्र सुभाष सरेडी जी हैं, मुझे कहीं से भी पकड़ के कहीं ले जा सकते हैं, मैं अवश्य आऊँगा। और मेरा मानना है किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर इनोवेशन नहीं है किसी भी संगठन और व्यक्ति में, तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा नहीं पहचान बना पाता। और आज जिस तरह से पृथ्वी बदल रही है, प्रकृति व्यवहार कर रही है, मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और एक आज जो सभी तरह को जोड़ करके प्रकृति के बारे में बता सके इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को, वो एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि यात्राओं में हमेशा नियम का पालन करना पड़ता है। यात्रा किसी विशेष संगठन की नहीं होती, विशेष व्यक्तियों की नहीं होती, यात्रा सबकी होती है। और अगर कहीं पे कोई अपेक्षाएं कर रहे हो तो मुझे और मेरे साथियों को उनकी अपेक्षाओं में भी खरा उतरना पड़ता है। तो इसलिए आपके साथ ये सानिध्य, आपका समय जो आपने दिया और जो विचार और मंथन हमने आपस में किया, वो एक रास्ता बनाएगा इस यात्रा की और इस आगमन की और आपकी श्रद्धा की। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रसाद होगा। आप सबको प्रणाम। डॉक्टर जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सुभारती विश्वविद्यालय की जो इन्वायरमेंटल कमेटी है और जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग, उस कमेटी के परामर्शदाता के रूप में यदि हम आपसे निवेदन करें कि आप उसको स्वीकार करें तो बहुत हम आभारी रहेंगे इसके। चेयरमैन जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति महोदय जी, धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे एक नई सोच की जो नींव है वो शैक्षिक संस्थानों से ही रखी जा सकती है, और कर्तव्य और अधिकारों के बीच में एक सामंजस्य होना ज़रूरी है। सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमें कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य हैं समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वो पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हर एक इंसान 0.1% भी अपना योगदान देता है और 1000 लोग इस मूव में जुड़ते हैं, तो आप देखिए कि 100% प्रोग्रेस हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। अब मैं डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी 2 शब्द कहने के लिए। डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी। जय हिंद। आज एक बहुत ही विशेष दिन है कि डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ हैं
हमारे कुलपति जी यहाँ आज हमारे बीच में, उनको रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि हमारे एनवायरनमेंट कमेटी के सदस्य बन जाएं। और डॉक्टर सुभाष जी हैं जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, और आप सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस एक अनोखे कार्यक्रम के एक सम्मेलन में। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर, एंड आई विश दैट वी ऑल अंडरस्टैंड what our guest is telling us, and follow this all through our life, and see that it is being continued every day, and we spread this message to every friends we have, every family members we have, and every neighbor we have. Thank you. जय हिंद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 16 सितंबर को हमारे यहाँ ओजोन डे के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और यह हमारी दिली ख्वाहिश है कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार आपके हाथों से वितरित किया जाए। डॉक्टर जोशी जी, तो मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूँगी। स्थान देने के लिए एनवायरनमेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश रोहेला जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं धन्यवाद शुरू करूं, उसमें मैं सर ने कुछ चीज़ें कही हैं, उसको थोड़ा सा मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि महोदय, हम अपनी विश्वविद्यालय में कोशिश करते हैं कि पर्यावरण के जितने भी मेजर फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव भी करते रहें। अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो जितना भी हमारी यूनिवर्सिटी में पानी यूज़ होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और उसके अलावा 2 ETP प्लांट भी हमने इंस्टॉल करवाए हैं। इसके अलावा लगभग 80% जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। एयर की बात करें तो हर हफ्ते मंगलवार और बुधवार हमारा कार फ्री डे मनाया जाता है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ व्हीकल्स चलते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल परमिसिबल नहीं है। इसके अलावा हर साल हम हर एक कंपोनेंट की, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, उसकी मॉनिटरिंग भी करवाते हैं सर, जिससे कि हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी हमारे को नॉलेज रहे कि कितना है और हम किस जगह हम लें, और वो हम ईयरली मेंटेन भी कर रहे हैं सर। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में सर 33 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं, मतलब जितना भी रेन वाटर हमारी यूनिवर्सिटी में आता है वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए होता है। तो ये तो कुछ इनिशिएटिव थे जो यूनिवर्सिटी ले रही हैं, लेकिन आपने यहाँ आके जो बोला है हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और अब आपका आगे भी हमें मिलेगा तो हम और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर। 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 हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर। हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर। हम हैं नए इंसान, हम हैं नए इंसान। हम चलेंगे सीना तान। हम चलेंगे सीना तान। कोई डर नहीं जब हम मिलकर चलते हैं।